सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस कैफ को स्टार्ट करते हैं। सीधे स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे क्या होता है। यहाँ आरू तुलसी को गोद में उठाए अपने रूम में लाती है और झटके से तुलसी को नीचे उतारती है। इस वक्त उसे तुलसी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके मना करने के बाद भी तुलसी रूम से बाहर गई थी। आरू जब गुस्से से तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, तभी तुलसी डरकर अपने कदम पीछे ले लेती है, जिसे देख के आरू अपने कदम रोक लेती है और बिना उसे कुछ कहे गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाती है। आरू को गुस्से में जाता देखकर तुलसी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है महादेव, ये कौन सी गुनाह की सज़ा दे रहे हैं आप हमें। एक ही पल में हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। बचपन से आज तक सिर्फ मामी का जुर्म सहते थे, लेकिन कभी उफ तक नहीं किया। उन्होंने पैसे के लिए मेरी शादी किसी शराबी से करना चाहा, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप शादी के लिए मान गई, ताकि मेरे नाना जी को वो बेघर ना करे। और फिर अपने हाथों में मेहंदी किसी और के नाम की सजाया और मांग में सिंदूर किसी और के नाम का भरा। एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। सोचा था जिससे शादी होगी वो मुझे पलकों पे बिठा के रखेगा। बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी ना महादेव, कि मेरी शादी जिससे भी हो वो मुझे रानी बना कर रखे। लेकिन लेकिन यहाँ तो मुझे नौकरानी की उपाधि दे दी गई। मुझे डर लगता है उनके गुस्से से। आज उन्होंने अपने मम्मी से इतनी बुरी तरीके से बात की सिर्फ मेरे चलते। ये गलत है ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे चलते उनका परिवार टूटे और लोग फिर से मुझे मनहूस अपशगुनी कहें। ऐसा क्या पाप किया था मैंने महादेव, जो आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं। इतना कहकर वो फूट फूट के रोने लगती है। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है, पाप की सजा नहीं बेटा, तुम्हारे पुण्य का फल मिल रहा है तुम्हें। तुलसी अपनी भीगी पलकें उठाकर देखती है तो वहाँ बड़की अम्मा खड़ी थीं। उनका रुतबा और उनका ओहदा इतना बड़ा था कि तुलसी को उनके नाम से डर लगता था। वो जल्दी से अपने सर पे पल्ला ले लेती है। उसे ऐसा करते देख के बड़की अम्मा के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो रूम के अंदर आती हैं और तुलसी के सर पे प्यार से हाथ फेर कर कहती हैं, हम जानते हैं तुम्हारे लिए ये चीज़ें नहीं हैं। ये हवेली में खुद को एडजस्ट करने में तुमको दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरा भरोसा करो सब कुछ सही हो जाएगा। हम जानते हैं कि तुम्हें उससे डर लगता है, लेकिन वो इतनी बुरी नहीं है। बस उसका गुस्सा थोड़ा तेज है और तुम तो इतनी प्यारी हो कि किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि आरू ने तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के जाने शादी किया है, लेकिन मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि उसने हमें इतनी प्यारी बहू ला कर दी। अरे तुम दोनों की शादी तो स्वयं महादेव और माता पार्वती की इच्छा से हुई है, तो ये रिश्ता गलत कैसे हो सकता है। मैं जानती हूँ कि आरू को तुम ही संभाल सकती हो। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी आंखों में दिखती है और ये तुम्हारी मासूमियत एक दिन उसे अपना दीवाना बनाएगी। यहाँ तुलसी चुपचाप बड़की अम्मा की बातें सुन रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बड़की अम्मा को उसके शादी का सच पता होगा। वो बस नम आंखें लिए उनसे कहती है, वो हमसे नफरत करते हैं, वो हमसे कभी प्यार नहीं करेंगे। तुलसी की मासूमियत भरी बातें सुनकर बड़की अम्मा खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, कौन गधा कहता कि वो तुमसे नफरत करती है। अगर वो तुमसे नफरत करती तो तुम्हारी जान क्यों बचाती।
तुम्हें रसोई में आने पर गुस्सा क्यों करती? वो तुमसे नफ़रत नहीं करती, बस गुस्सा उसके सिर पे सवार रहता है, जिसे तुम्हें कम करना है। और एक बात, मैं तुम्हारी बड़ी मालकिन नहीं, तुम मुझे अपनी बड़की अम्मा कह के बुलाओ, जैसा कि आरू बुलाती है। यहाँ तुलसी मासूमियत से हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, आप तो कितनी अच्छी हैं, फिर सब आपसे डरते क्यों हैं? क्यों क्यों कहते हैं कि आप बहुत खतरनाक हैं? उन लोगों को भयंकर सजा देती हैं। जिस पे बड़की अम्मा एक नज़र तुलसी के मासूम से चेहरे को देखती है, फिर उसके गाल को थपथपाते हुए कहती है, तुम्हें ये सब जानने के लिए अभी बहुत छोटी हो। और एक बात मेरी समझ लेना, जब तक तुम लोगों के सामने खुद को कमज़ोर दिखाओगी, तब तक ये कुत्ता भी तुम पर शेर की तरह दहाड़ेगा। लेकिन जब तुम खुद के लिए आवाज़ उठाओगी, खुद के हक के लिए लड़ोगी, तब शेर भी तुम्हारे कदमों में झुकेगा। ये दुनिया औरतों को पैरों की जूती समझता है, लेकिन देखो, आज यहाँ मेरा राज चलता है और हमेशा एक औरत का ही राज चलेगा यहाँ। अपनी कमज़ोरी और अपनी बेबसी नहीं, ताकत बनाओ और अपने रिश्तों की डोर को इतनी इतनी मजबूत बनाओ ताकि कोई तोड़ ना सके, क्योंकि तुम और आरू एक दूसरे की कमज़ोरी नहीं, ताकत हो। और तुम्हारे रिश्ते की डोर तोड़ने के लिए कई लोग हैं। ये बात मेरी गांठ बांध के रख लेना, तुम्हें काम आएगा। इतना कहकर बड़की अम्मा वहाँ से चली जाती हैं। वहीं तुलसी खड़ी उनकी बातें बार बार सोचने लगती है, लेकिन उनकी कई बातें उसके समझ में नहीं आती। वो अब उस भारी भरकम लहंगे में उसे दिक्कत हो रहा था, इसलिए वो सीधा वॉशरूम जाती है। तुलसी जब वॉशरूम जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाथरूम में शावर, बाथटब सब कुछ था। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो मुंह बना के कहती, हमारे वो भले ही खड़ूस हो, लेकिन उनका बाथरूम कितना सुंदर है। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कपड़े खोल के वहीं रख के बास्केट में डाल देती है और शावर चालू करके उसके नीचे जाके खड़ी हो जाती है और पानी से खेलते हुए कहती है, अरे ये कितना सुंदर है। मुझे तो पहले लगा था सिर्फ आसमान से पानी गिरता है, लेकिन यहाँ तो इस छोटी सी जगह में से भी बारिश हो रही है। तुलसी ने ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। उसके घर में बाथरूम तो था, पर वहाँ नल भी नहीं था। लेकिन उसके घर के आंगन में एक क्या बोलते हैं इधर की साइड, नल नल टाइप का होता है, लेकिन उसको हाथ से चलाया जाता है। पता नहीं उसका नाम क्या है, मैं भूल गई हूँ। जिसमें से पानी निकालते हैं और निकलता है और उसी से लोग, गांव के लोग उसी से काम करते हैं अपना। नहाने के बाद तुलसी को होश आता है कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। वो बास्केट की तरफ देखती है जहाँ उसने अपने पहने हुए कपड़े डाले थे, लेकिन अब वो कपड़े भी भीग चुके थे, जिन्हें वो पहन नहीं सकती थी। तुलसी मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, अब हम क्या पहनेंगे? तभी उसका ध्यान वहाँ रखे तौलियों पर जाता है जो आरू का था। वो उसे लेकर अपने गीले बदन पे लपेट लेती है। उसे तौलिया लपेटना नहीं आता था, इसलिए उसने उसे अच्छे से पकड़ रखा था। तुलसी बाथरूम से निकल के धीरे धीरे कदमों से चलते हुए रूम में आती है। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और आरू दंदनाती हुई कमरे में आ जाती है। आरू को देख के डर से तुलसी के हाथ से तौलिया छूट के ज़मीन पे गिर जाता है और वही तुलसी को ऐसे देखकर आरू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं तुलसी जब देखती है कि आरू उसकी तरफ देख रही है, तो वो सर में से अपनी आंखें ढक लेती है। आरू को सॉरी
हाँ, आरू को तुलसी को इस तरह देख के गर्मी लग रही थी। वो पसीना-पसीना हो चुकी थी। आरू जल्दी से अपनी नज़रें फेर कर तुलसी से कहती है, ये ये इस तरह बिना कपड़े को क्यों खड़ी हो? जल्दी से कपड़े पहनो। आरू से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वहीं आरू की बातें सुनकर तुलसी मासूमियत से कहती है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। आरू बिना तुलसी को देखे जल्दी से अपने कबर्ड के पास जाती है और वहाँ से एक वाइट रंग की कमीज़ लाकर बिना तुलसी को देखे उसकी तरफ बढ़ा देती है और बोलती है, तुम अभी इसे पहन लो, मैं भाभी से कह के तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा देती हूँ। तुलसी जल्दी से आरू के हाथ से वो शर्ट लेके उसे पहन लेती है। इस वक्त तुलसी के गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसके दिल में आरू के लिए नए नए जज्बात उमड़ने शुरू हो गए थे। वो आरू की तरफ खींची चली जा रही थी, लेकिन अपने अंदर उमड़ रहे इस नए नए जज्बात को वो समझ नहीं पा रही थी। इधर तुलसी के शर्ट पहनने के बाद आरू जब उसकी तरफ पलटती है तो वो नज़रें चुराने लगती हैं। उसकी नज़रें चुराते हुए देखकर आरू कुछ कहने वाली होती है कि तभी कोई रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। आरू जाकर दरवाज़ा खोलती तो वहाँ उसकी भाभी खड़ी थी। वो आरू की तरफ पैकेट बढ़ा के कहती है, ये बड़ी अम्मा ने तुलसी के लिए गहने और कपड़े भिजवाए हैं। आरू उनके हाथ से वो पैकेट लेकर दरवाज़ा बंद कर देती है और तुलसी के पास जाकर उसकी तरफ उस पैकेट को देते हुए कहती है, ये अम्मा ने तुम्हारे लिए भेजा है और इसे जल्दी से पहन के तैयार हो जाओ। और अपनी खतरनाक आवाज़ में बोलती है, और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस हवेली से बाहर नहीं जाओगी। जिस पर तुलसी धीरे से हाँ में सर हिलाती है। आरू उसे घूरते हुए रूम से बाहर चली जाती है। वहीं तुलसी पैकेट से सामान निकालती तो उसमें एक रेड कलर की काफ़ी प्यारी साड़ी और कुछ गहने और कुछ और सामान थे। तुलसी को साड़ी पहनने नहीं आता था, इसलिए वो कुछ देर तो पूरी तरह तैयार हो जाती है। उसके लंबे लंबे बाल वो खुला छोड़ती है और बस थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। तुलसी अपने सर पे पल्ला लेती है और रूम से बाहर निकलती है। उसके पैरों में पहना हुआ पायल आवाज़ कर रहा था और उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो हॉल में आती है और सभी के पैर छूती है। सभी उसे आशीर्वाद भी देते हैं। बड़की अम्मा तुलसी के हाथों में अपना खानदानी कंगन पहना कर कहती हैं, ये लो, आज से इस पर तुम्हारा हक हुआ। तुलसी के हाथों में उस कंगन को देखकर शीतल के तन बदन में आग लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। बड़की अम्मा तुलसी के सर पे हाथ फेरकर वहाँ से चली जाती है कि तभी सुनीता जी के दिमाग में कुछ खुराफात आता है। वो अपने आसपास देखती हैं जहाँ पे तुलसी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। वो तुलसी के पास जाकर उसकी बलाइयाँ लेते हुए कहती हैं, हाय, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। या तुलसी बस मुस्कुरा देती है। तभी सुनीता जी कहती हैं, अरे बहू, तुम्हें फेरे के लिए मायके नहीं जाना? मायके जाने के नाम पर तुलसी के होठों की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। उसे आरू की बात याद आ रही थी। उसने कहा था कि उसकी इजाज़त के बिना वो हवेली के बाहर कदम भी नहीं रखेगी। यहाँ तुलसी को अपने ख्यालों में देखकर सुनीता जी के होठों पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर वो प्यार से तुलसी के गालों को छूकर कहती हैं, क्या सोच रही हो? अरे, वो फेरे में मायके तो हर लड़की जाती है, तुम्हें नहीं जाना क्या? जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती, बस अपना चेहरा झुका लेती है। तब
सुनीता जी तुलसी का चेहरा अपने हाथ से ऊपर उठाती हैं और उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए कहती हैं, क्या सोच रही हो? आरू का सोच रही हो तो वो उसकी चिंता मत करो। मैं उससे कह दूंगी कि मैंने तुमको मायके भेजा है, फिर वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। सुनीता जी की बातें सुनकर तुलसी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। वो सुनीता जी से कहती है, सच में मम्मी, वो हमें कुछ नहीं कहेंगी ना? जिस पर सुनीता जी ना में सिर हिलाते हुए कहती हैं, हाँ वो कुछ नहीं कहेंगी, अब तुम जल्दी से अपने मायके जाओ। जिस पर तुलसी हाँ में सिर हिलाती है और जल्दी से भागते हुए हवेली के बाहर निकल जाती है। उसे जाता हुआ देखकर सुनीता जी खुशी से नाचते हुए कहती हैं, अब आएगा मजा। अब ये इस चुहिया को देखते हैं कि आरू से ये कैसे बचती है। अब वो इसे अच्छा मजा चखाएगी। इसकी वजह से सुबह सुबह हमको डांट पड़ी थी ना, अब इसे पड़ेगी। सुनीता जी फिर से नाचने लगती है और गाना गाने लगती हैं। वहीं वहाँ काम कर रहे नौकर सुनीता जी को नाचते देखकर मुंह दबाए हुए हंस रहे थे, क्योंकि इस वक्त सुनीता जी किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। वहीं सुनीता जी के इस अजीबो गरीब कारनामे से वो लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे। इधर शीतल इस वक्त गुस्से से अपने कमरे में बैठी हुई थी। सबका तुलसी के साथ इस तरह से मतलब अच्छी तरह से बात करना, हवेली में तुलसी को छोटी बहू का दर्जा देना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में नम आंखों से कहती है, सबने सबने मेरे साथ सब ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, ये जानने के बाद भी कि हम आरू से कितना प्यार करते हैं। सब जानने के बावजूद सबने उस कल की आई हुई लड़की को अपना लिया और आरू ने तो उसे अपनी पत्नी ही बना लिया। वो इतना ही कहती है कि तभी सुनीता जी रूम के अंदर आते हुए कहती हैं, अब वो अपनी पत्नी को सजा भी देगी। इस पर शीतल उसे देखने लगती है। तब सुनीता जी खुशी से चहकते हुए कहती हैं, ऐसा आग लगा कर आई हूँ ना कि उस चूहिया की ज़िंदगी में कि वो कभी बुझा नहीं पाएगी। जिस पर शीतल हल्का सा गुस्से में कहती है, क्या कह रही हो, जो कहना है साफ साफ कहो। तो सुनीता जी बोलती हैं, तुलसी अपने मायके गई है पग फेरे के लिए, वो भी बिना आरू से पूछे। अब तुम तो समझदार हो ही, और तुम्हें पता है कि हमारे आरू का गुस्सा जब उसे पता चलेगा कि उसकी छुटकी दुल्हनिया उसके बिना पूछे मायके गई है, तो इस हवेली में तो तूफान उठेगा। इधर सुनीता जी की बातें सुन के शीतल के होठों पर भी खतरनाक मुस्कान आ जाती है। इधर आरू की जीप उसकी हवेली के सामने आकर रुकती है, जिसमें से वो उतर के हवेली के अंदर जाती है। आरू सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाली होती है, तभी शीतल उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है। शीतल को देखकर आरू की भौहें तन जाती है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्यों बार बार बिल्ली की तरह रास्ता काटने आ जाती हो? मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो वरना मेरा गुस्सा झेल नहीं पाओगी। जो मेरी बात ना नहीं मानता है ना, उसका मैं क्या हाल करती हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो, और तुम वही गलती कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आरू कहे जा रही थी, वही शीतल उसे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, जैसे उसे अपनी आंखों में बसा ले। आरू उसे गुस्से से घूरते हुए उसके बगल से जाने वाली होती है, लेकिन तभी शीतल के वर्ड सुनकर वो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। शीतल अपनी बात शीतल बोलती है, मैं आपकी बात नहीं मान रही, तो मुझे खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन आपकी बीबी,
जो आपके मना करने के बाद भी इस हवेली से बाहर कदम रख चुकी है, उसके साथ क्या करने वाली है? जिस पे आरू गुस्से में पलटती है और शीतल की बाजू पकड़ के उसको अपनी तरफ घुमाकर एक एक शब्द को खींचते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? जिस पर शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही। आपकी बीवी मायके गई है, वो भी बगावत करके। यकीन ना हो तो अपनी अम्मा से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो। शीतल की बात सुन के आरू की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो उसे कुछ कहती इससे पहले ही सुनीता जी आती हैं और शीतल को आरू से छुड़वाकर आरू के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर कहती हैं, इस बच्ची पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? इसने तो इस बच्ची की इन सब में कोई गलती नहीं है। अरे गुस्सा करना है तो अपनी उस बीवी पर करो जो मेरे मना करने के बाद भी मायके चली गई। जब मैंने उससे कहा कि एक बार तुमसे पूछ ले तो कहती है, उनसे पूछ के हम क्या करेंगे? वो क्या कोई प्राइम मिनिस्टर है? क्या क्या नहीं कहा उसने, मैं तो बता भी नहीं सकती। उसने मुझे इस तरह कह दिया कि मेरी औकात नहीं है इस हवेली में एक नौकर से ज़्यादा और कुछ की। मैं इस हवेली की नौकर की तरह हूँ। इतना कहकर सुनीता जी अपने मुंह पे साड़ी का पल्ला रख के रोने लगती हैं। तभी शीतल उन्हें समझाते हुए आरू से कहती है, देख लिया अपनी लाडली बीबी की करतूत, कितनी बुरी तरह बर्ताव किया उसने काकी से। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब वो घर के लोगों से भी इसी तरह बात करेगी, खासकर बड़की अम्मा से। शीतल ने बड़की अम्मा का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो जानती थी कि आरू की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी बड़की अम्मा है, जिसके बाद जिसके बारे में वो एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। उसे इस वक्त आरू को बस तुलसी के खिलाफ भड़काना था, जिससे आरू तुलसी को कड़ी से कड़ी सजा दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आरू की मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं और वो लंबे लंबे कदम लेते हुए हवेली से बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद शीतल और सुनीता जी मुस्कुराते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। सुनीता जी को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि आरू उसकी बातों में आ गई थी। सुनीता जी अपने बालों पर हाथ फेरते हुए अकड़ से कहती, इतना अच्छा नाटक अगर हम मुंबई में करती तो अभी मैं भी दीपिका और कैटरीना की जगह होती। शीतल उन्हें अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उनका सुनीता जी की बकवास सुनने का कोई मूड नहीं था। इधर तुलसी अपने घर आती है। अपने घर को देख के उसकी आंखें नम हो जाती हैं। भले ही वो घर और उस घर में रहने वाले लोग जैसे भी हों, लेकिन था तो उसका मायका ही, जहाँ उसने अपना पूरा बचपन गुजारा था। तुलसी धीरे धीरे कदमों से अंदर जाती है, जहाँ आंगन में उसकी मामी और उसकी बहन रोशनी नजर आते हैं, जिन्हें देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी आंखों से अ, अपनी नम आंखों से धीरे से अपनी मामी को पुकारते हुए कहती है, मामी। तुलसी की आवाज़ सुनकर दोनों तुलसी की तरफ देखते हैं तो तुलसी ऊपर से नीचे तक पूरी सोने से लदी हुई थी। तुलसी को ऐसे देखकर उन्हें उससे काफ़ी जलन हो रही थी, क्योंकि जिस लड़की को उन्हें हमेशा अपने घर की नौकरानी बना के रखा था, आज वो लड़की उस हवेली की मालकिन बन गई थी। तुलसी को देखकर रोशनी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने वाली होती है, लेकिन मामी उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और अपनी आंखों से इशारा करके कुछ भी करने से मना करती हैं। रोशनी अपनी मम्मी के कहने पर रुक जाती है, लेकिन उसे इस वक्त तुलसी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिस जगह वो खुद को देखना चाहती थी, अब उस जगह पे तुलसी थी।
मामी अपनी आंखों में आंसू लाकर भागकर तुलसी के पास जाती है और उसे गले से लगकर प्यार से कहती है, मेरी बच्ची, तू आ गई। मुझे लगा तू उन अमीरों के बीच जाकर अपनी इस गरीब मामी को भूल जाएगी। ये सारी चीजें मामी नाटक करते हुए कहती है, जैसे सच में उसे तुलसी के देखकर कितनी खुश हो। वहीं तुलसी पहले तो हैरान थी कि मामी उससे इतने अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो बहुत खुश भी थी। वो नम आँखों से मामी से कहती है, ऐसा कुछ नहीं मामी, मैं अपना मायका कैसे भूल सकती हूँ। मामी की नज़र तुलसी के गहनों पे टिकी हुई थी। वो उसके हार को छूकर अपनी ललचाई हुई नज़रों से देखकर कहती है, ये असली है क्या? जिस पर तुलसी हाँ कहती तो मामी कहती, तो तुम्हारे पास तो इतने सारे गहने, एक काम करो ये मुझे दे दो। तुमसे ज़्यादा इस ये मेरी रोशनी पर अच्छा लगेगा। मामी की बात सुन के तुलसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहती है, हम ये आपको नहीं दे सकते मामी, ये उनका खानदानी हार है। तुलसी की बात सुनकर मामी को गुस्सा आने लगता है। वो वापस अपना असली रंग दिखाते हुए कहती है, क्यों नहीं दे सकती? इतने साल जो फोकट का मेरे घर पे रह के खाना ठूसा है, उसकी कीमत कौन चुकाएगा? तेरी वो मरी हुई माँ? मामी की बात सुनकर तुलसी की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। कुछ देर पहले मामी को इतने प्यार से बात करता हुआ देखकर तुलसी खुश हो गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि मामी सुधर गई हैं, लेकिन वो गलत थी। इधर रोशनी पोछा और बाल्टी लेकर आती है और तुलसी को देखकर मुंह बना के कहती है, ले और पोछा लगा। इस सब गलत फहमी में मत रहना कि तो तेरी शादी बड़े घर में हो गई है, तू मालकिन बन गई है, तो इससे मेरा कुछ नहीं होता है। रहेगी तो तू एक नौकरानी ही। अगर काम नहीं किया तो सजा के लिए तैयार हो जाना और अपने उस बुढ़ऊ नाना जी के लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। इतना कहकर वो अपनी मम्मी के साथ अंदर चली जाती हैं। वहीं तुलसी की आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने बालों का जूड़ा बनाती है और नीचे झुककर पोछा करने लगती है। तभी कोई आकर पानी से उस भरी बाल्टी पर जोर से लात मारता है, जिससे कि वो बाल्टी दूर जाकर गिरती है। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि एक पल के लिए तुलसी तो डर गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाल्टी को किसने लात मारा है तो वो डर से अपनी आंखें चौड़ी हो जाती है उसकी, क्योंकि उसके सामने आरू खड़ी थी, जिसकी आंखों में इस वक्त काफ़ी गुस्सा था। आरू को आरू का गुस्सा देखकर तुलसी का तो डर से बुरा हाल था। वहीं आरू तुलसी के बाजू पकड़ के उसे झटके से खड़ा करती है और गुस्से से तेज आवाज में कहती, ये क्या कर रही हो तुम? किसने कहा तुम्हें ये सब करने को? साला, जिसने भी ये कहा है ना, उसको हम यहीं गाड़ देंगे। इस वक्त आरू काफी गुस्से में थी। आरू का गुस्सा देखकर तुलसी कांप रही थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। इस वक्त तुलसी के मुंह से डर के मारे कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। वही तुलसी को कुछ न कहता देखकर आरू को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। आरू दांत पीसते हुए तुलसी से कहती, तुम्हारे क्या मुंह में दही जमा है? बोल क्यों नहीं रही हो? किसने कहा ये सब काम करने को? तुलसी डर से रोने लगती है और उसे रोता देखकर आरू का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो रहा था। वो अपने कमर के पीछे रखी बंदूक निकालती है और गुस्से से वहाँ मौजूद एक सामान पर गोली चलाने लगती है। इधर गोली की आवाज़ सुन के
तुलसी डर से अपने कानों को ढक लेती है। वहीं ये सारी आवाज़ सुन के रोशनी और मामी भी बाहर आती हैं। आरू को इतने गुस्से में देखकर मामी और रोशनी दोनों के हाथ पैर कांपने लगे थे। यहाँ मामी जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे आप। आरू उसे एक अपनी जलती हुई निगाहों से देखती है, जिससे मामी के आगे के शब्द गले में ही रह जाते हैं। आरू तुलसी का हाथ पकड़ के उसे खींचते वहाँ से ले जाती है। वहीं आरू को गुस्से में देखकर मामी और रोशनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।